Hello student, Assalamu alaikum. How are you doing today? Last time in my previous video, chapter number 7 has been done and now we are going to start unit number 8. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है हमारा यूनिट नंबर 8 है, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का और पेज नंबर 169 से ये स्टार्ट है। तो इसमें आज दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे जिसमें कि टेम्परेचर एंड हीट है और नंबर 2 पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास कौन से टॉपिक जो है इस चैप्टर में शामिल हैं वो भी आपको मैं साथ मार्क करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टेम्परेचर एंड हीट। अच्छा, टेम्परेचर एंड हीट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 169 और 170 पे दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे टेम्परेचर की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, नंबर 2 पे हीट की डेफिनेशन और एग्जांपल है। फिर नंबर 3 पे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन और कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे पास इंटरनल एनर्जी यानी जिस पे डिपेंड करती है, तो इसको भी हम देखेंगे। और नंबर 4 पे थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और उसके साथ हम एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर क्या चीज़ है। टेम्परेचर की डेफिनेशन के मुताबिक जो कि आपकी बुक पे है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मतलब कि टेम्परेचर का ताल्लुक किसी भी चीज़ के गर्म या सर्द होने से है। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर कोई चीज़ सर्द है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडल फ्लेम इज़ हॉट एंड इज़ सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। कि जो एक मोमबत्ती का शोला होता है, ठीक है, फ्लेम है वो हॉट है, ठीक है, तो और उसको हम कहेंगे कि वो हाई टेम्परेचर पे है। इसी तरह बर्फ़ जो है ऑन द अदर हैंड इज़ कोल्ड एंड इज़ सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। तो बर्फ़ जो है वो ऑब्वियसली ठंडी होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। गर्मियों में अमूमन टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर दरअसल किसी चीज़ के सर्द या गर्म होने को ज़ाहिर करता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि हीट की डेफिनेशन क्या है जी, हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर फ्राम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। मतलब कि हीट दरअसल एनर्जी की एक ऐसी शक्ल है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, इन थर्मल कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान थर्मल कॉन्टैक्ट है, थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है, दरअसल एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन में है, ठीक है। ठीक, अभी इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन मैं आपको थर्मल कॉन्टैक्ट भी बता भी देता हूँ, लेकिन अभी आप सिंपल इतना ही माइंड में रखें कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है, और एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरी से, तो हमेशा हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री है और एक का टेम्परेचर 40 डिग्री है, आप दोनों को आपस में अटैच करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो हीट जो है वो 60 डिग्री वाले ऑब्जेक्ट से 40 डिग्री वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और हीट उस वक्त तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता। यानी कि अगर एक 40 पे था, एक 60 पे था, तो 60 वाला अपनी सारी हीट ट्रांसफ़र करेगा, सारी तो नहीं, मतलब कि वो हीट ट्रांसफ़र करेगा 40 वाली ऑब्जेक्ट की तरफ, और दोनों जो है वो 50 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो आके बैलेंस हो जाएंगे। यानी कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। तो हीट दरअसल एनर्जी का ये ट्रांसफ़र होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब वो दोनों चीज़ें आपस में थर्मो कनेक्शन में होती हैं, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया, ये एग्जांपल यहाँ पे लिखी है जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था, अगर आप देखें यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसके फैक्टर्स। तो ये नेक्स्ट पेज पेज नंबर 170 पे है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी दरअसल किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी से मुराद ये है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, ठीक है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी दरअसल उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ही बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एटम्स मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स जो होते हैं बॉडी के, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इन दो एनर्जी का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी में एक बात इसमें आप याद रखें कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तीन फैक्टर्स होते हैं जिस पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। नंबर वन, मैस ऑफ द बॉडी, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर किसी बॉडी का किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी ओबियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। कम है तो ओबियसली उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है।
तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक एटम्स की मोशन से होता है। अगर एटम्स की मोशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और मोशन हमेशा एटम्स की तब ज़्यादा होती है जब किसी भी एलिमेंट का टेम्परेचर हम ज़्यादा कर दें। मतलब कि टेम्परेचर के ज़्यादा करने से किसी भी सब्सटेंस के एटम्स ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है, और जब वो ज़्यादा मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने से इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो मतलब ये कि इंटरनल एनर्जी दरअसल हमारे पास डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है एटम्स की मोशन से, और एटम्स की जो मोशन होती है वो तब ज़्यादा होगी अगर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है जी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से होता है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर वो बॉन्डिंग वीक है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिससे इंटरनल एनर्जी भी इतनी गेन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेन एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, और उसके फैक्टर्स कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे भी थे कि हमारे पास मैस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक टेम्परेचर पे, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से एसोसिएट होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम, और इसकी एग्जांपल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर जो इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के मुताबिक द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर अलोंग विद इट्स सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम दरअसल एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के लिहाज से जो है अटेन होता है, मतलब कि एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है, आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो जो टी का टेम्परेचर है वो रूम के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट हो गया, मतलब कि कम हो गया, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। कप ऑफ टी में हमारे पास जो टी है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा ग्रेजुअली, ठीक है, और फिर वो रूम टेम्परेचर पे आके मतलब कि बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब कि अगर दो चीज़ों का टेम्परेचर हमारे पास सेम हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो जो हमारे पास पॉइंट आता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। तो अगर हम कप ऑफ टी की एग्जांपल लेते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ देर के बाद जो टी का टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या सराउंडिंग के हवाले से उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है तो कप ऑफ टी का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री पे ही आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों का टेम्परेचर जब बैलेंस होगा तो हम कहेंगे वो जो हमारे पास स्टेट आती है जब टेम्परेचर सेम हो जाता है और जब मज़ीद हीट ट्रांसफ़र नहीं होती एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो पॉइंट हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? थर्मल कॉन्टैक्ट इज़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सिस्टम एट विच एनर्जी कैन बी एक्सचेंज थ्रू प्रोसेस ऑफ हीटिंग। मतलब कि थर्मल कॉन्टैक्ट एक ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट है दो सिस्टम के दरमियान में कि जिस पे एनर्जी जो है वो हीटिंग की फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर सपोज़ करें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी मैंने इसके बिल्कुल साथ जो है ये इस तरीके से ड्रा किया है, बी, ठीक है। एक का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री है और एक का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री है। अब ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा है यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी ए की तरफ। अब दरअसल ये जो आपको यहाँ पे इनका आपस में कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो एक बॉडी से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगर ये थर्मल कॉन्टैक्ट ना हो तो हीट भी ट्रांसफ़र इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं होगी। हाँ, सराउंडिंग में मे बी कि वो हो, लेकिन यह है कि थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से ही हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। तो एक टाइम आएगा कि जब इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। सपोज़ करें कि अगर ए
हमारे पास और बी जो है था, तो थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री जो है वो हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री हुआ है, ये स्टेट कहलाएगी थर्मल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये वाली स्टेट जो थी, इसमें अभी थर्मल कॉन्टैक्ट तो था हमारे पास, लेकिन टेम्परेचर चेंज था। ठीक है, तो इस वक्त ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन ये जो स्टेट है हमारे पास, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और मज़ीद हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसको हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आई होप कि आपको थर्मल कॉन्टैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है डेफिनेशंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम जिस साइन से शो करते हैं वो है सी। ठीक है, सी के साइन से, स्मॉल सी के साइन से आप इसको इंडिकेट करते हैं। और डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। तो अगर 1 किलोग्राम हमारे पास कोई चीज़ है, 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट की हमें ज़रूरत होती है, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, अब वन ये जो केल्विन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दरअसल टेम्परेचर का एक यूनिट है, टेम्परेचर का एक स्केल है। क्योंकि इस चैप्टर में हमने ये स्केल अभी नहीं पढ़े, तो लेकिन आपको बता दूँ, टेम्परेचर के दरअसल 3 स्केल होते हैं, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक जो है केल्विन। तो यहाँ पे अमूमन जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक हम केल्विन ही यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा डिफ़ाइन मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन जो है, 1 किलोग्राम हमारे पास अगर कोई मिसाल के तौर पर सब्सटेंस है, तो उसका टेम्परेचर अगर मैं 1 केल्विन बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे कितनी हीट की ज़रूरत है, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है? सी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अब यहाँ पे सी जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा क्यू हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है। एम जो है वो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस है, और डेल्टा टी जो है ये है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि 1 केल्विन का टेम्परेचर, अगर आप 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाना चाहते हैं, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। तो यूनिट क्या होता है? फार्मूले से हमारा यूनिट जो है वो ड्राइव हो जाता है। डेल्टा क्यू जो है हमारे पास जो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट है, ये एनर्जी होती है जॉल की फॉर्म में। मैं एम से मुराद किलोग्राम, मतलब कि एम जो है मास है, तो इसका यूनिट किलोग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है हमारे पास इसका सी का यूनिट आ जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला ड्राइव किस तरह से होता है? इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब ये है, जैसे कि अगर ये हमारे पास दो जो है ब्लॉक हैं 1 किलोग्राम आइस एंड 2 किलोग्राम आइस, मैं इन दोनों को मेल्ट करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली 1 किलोग्राम वाला जल्दी मेल्ट होगा, 2 किलोग्राम वाला थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है, और जिसका मास कम है उसको कम अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, कि मास ज़्यादा होने से अमाउंट ऑफ हीट भी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसी तरह डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब कि टेम्परेचर से भी अमाउंट ऑफ हीट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करना चाहते हैं, या इसका आप कह लें कि सपोज़ करें हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम, मैं इसका टेम्परेचर जो है वो 10 केल्विन तक बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 10 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर है, सपोज़ करें 5। ठीक है, अब अगर मैं टेम्परेचर 20 केल्विन तक बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मुझे अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मुझे उतनी ज़्यादा हीट की भी ज़रूरत होगी। तो इसी वजह से कहा जाता है डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, मतलब कि राइट साइड वाली दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, और डेल्टा क्यू यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन आप रिमूव करें, इज इक्वल आ जाएगा, और साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी। अब आप इस इक्वेशन से ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप सी को यहाँ पे रहने दें, एम डेल्टा टी जो है ये यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डेल्टा क्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, इसमें डेल्टा क्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट है ऑब्जॉर्ब बाय बॉडी, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और एम इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये सभी के यूनिट भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं।
हीट का यूनिट जॉल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो हमने ऊपर ड्राइव किया था जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, और मास ऑफ सब्सटेंस का किलोग्राम, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी कवर हो गया। तो क्योंकि वीडियो जो है वो 15 से ज़्यादा हो चुकी है मिनट्स की, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो मार्क करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।